करता हूँ कैप्टन साहब का, खैर मकदम करता हूँ और हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जो कि मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, वॉर एक्सपर्ट हैं और जियो पॉलिटिक्स में आपकी महारत है। हमने कई बार कहा कि अगर कहा जाए कि आप प्रोफेसर हैं, क्योंकि ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है, बल्कि जिस तरह से कैप्टन साहब एक-एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से उन चीजों का जिक्र करते हैं, वो वाकई बड़ी समझने की है और एक वर्कशॉप जैसे होती है, उस तरह से कैप्टन साहब चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। और अब तो काफी लोग कैप्टन साहब के हमारे उसमें भी फैन हो गए, क्योंकि आप तमाम टीवी पे जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक छोटा सा ग्रुप है और इसमें अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी अब आपकी बात को समझने लगे और ये कहते नहीं, कैप्टन साहब जो बात करते हैं वो बहुत खुली खुली बात करते हैं, बहुत सही बात करते हैं, कोई पक्षपात नहीं। तो कैप्टन साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले कुछ अपडेट्स तो मैंने दे दिए, लेकिन कैप्टन साहब आप भी कुछ अपडेट्स अगर दे दें और उसके बाद हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। कैप्टन साहब। जी हाँ, बड़ी अजीबोगरीब खबर मॉस्को से आई है, जहां रूस की एडमिनिस्ट्रेशन को ये शक है कि शायद बशर अल असद को किसी ने जहर दे दिया था। उन्होंने अचानक बोला कि उल्टी आ रही है, तबीयत खराब आ रही है, जी मिचला रहा है। तो फिलहाल ट्रीटमेंट के बाद वो अब स्टेबल हो गए हैं और राष्ट्रपति पुतिन ने एक स्पेशल इंक्वायरी ऑर्डर की है कि पता करो क्या हो गया था। तो अगर ये वाक़ई एक पॉइज़निंग का केस है, फिर तो बहुत ही सनसनीखेज खबर है कि मॉस्को जैसी सेफ जगह पर जहाँ उन्हें रूस की एडमिनिस्ट्रेशन ने सेफ हेवन में या सेफ हाउस में रखा होगा, वहाँ उनकी कैसे पॉइज़निंग हो गई। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सनसनीखेज भरी खबर है। जी डॉक्टर रिज़वी? बिल्कुल कैप्टन साहब, और ये कल से ये खबर गर्दिश कर रही है कि उन्हें मारने की कोशिश की गई बशर उल असद की। कल मैं सोच रहा था कि इस पे बातचीत करूं कि आखिर इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है, क्या वहां तक लोग वाकई पहुंच सकते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही वाकई खतरनाक है। बहरहाल तो ये इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले एक और खबर जो रह गई दोस्तों, वो ये कि जिस तरह से खुदकुशी की खबरें आ रही कि आईडीएफ के लोग जो है, जो फौजी हैं, वो कहीं ना कहीं खुदकुशी भी कर रहे हैं। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसके अलावा एक और तस्वीर आई है जो मैं प्रेस टीवी पे देख रहा था, किस तरह जानवरों की तरह जो गदा के लोग हैं उनको इजरायली फौजी जो है वो एक बड़ी गाड़ी में, ट्रक खुली और उसमें बगैर लिबास के उनको पकड़ के ले जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कतर में जो है वो बातचीत भी चल रही है कि साहब जो है वो सीज फायर हो जाएगा जल्दी। मिस्र और कतर जो है फिर लगे हुए हैं, लेकिन ये तस्वीर भी सामने आ रही। बड़ी अजीब और गरीब है, लेकिन अलग अलग हिस्से से अलग अलग खबरें आ रही हैं। कैप्टन साहब, सबसे पहले ये कि जो ये खबरें आ रही हैं कि साहब खुदकुशी वाली, कि इजरायली फौजी खुद खुदकुशी भी कर रहे हैं, और कल जिस तरह से एक बॉम्ब जो है वो गाड़ी में, और उसमें खुद एक फौजी था, उसने हमला करने की कोशिश की। अमेरिका की बात खास तौर से मैं कर रहा हूं, वहां पे इस तरीके से वो बड़ा अजीब और गरीब था। जो ट्रम्प का होटल था, ट्रम्प इंटरनेशनल होटल, तो उसके बाहर जो है उसने खुद पहले अपने आप को गोली मारी और उसके बाद वो जो है उसको उड़ाने की कोशिश की। बहुत नुकसान नहीं हुआ, 7-8 लोग जख्मी हुए, लेकिन वहां हो या यहाँ इजराइल के अंदर जिस तरह की तस्वीर आ रही, कैसे देखते हैं कैप्टन साहब, इस क्या हो क्या रहा है ये? हाँ, जी हाँ, डॉक्टर रिज़वी, ये जो हम में से जो फ़ौज में रह चुके हैं, हमें मालूम है। देखिए, फ़ौज की नौकरी थोड़ी अजीब होती है। अजीब-अजीब तरह के टेंशन होते हैं, जो कि बाहर किसी सिविलियन को समझाना भी मुश्किल होगा, वो समझेगा नहीं। और लड़ाई के दौरान तो फ़ौज की नौकरी और भी ज़्यादा टेंशन से भर जाती है। मौत के डर की वजह से नहीं,
फौज में काम ही कुछ ऐसा होता है कि टेंशन हो जाती है। तो जैसे मैं आपको इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताता हूँ, नेवी के बारे में बताता हूँ। हर साल अगर पिछले 10 साल का आंकड़ा देखें, हमारे इंडियन आर्मी में करीबन हर साल 15 से 18 सुसाइड केस हो जाते हैं। पीस टाइम में, लड़ाई हो भी नहीं रही। मैं इंडियन एयरफोर्स का आंकड़ा आपको देता हूँ। हर साल इंडियन एयरफोर्स में करीबन 9 से 10 सुसाइड केस हो जाते हैं। इसी तरह से इंडियन नेवी में भी हर साल करीबन 4 या 5 सुसाइड केस हो जाते हैं। पीस टाइम में, लड़ाई भी नहीं हो रही है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि फौज में जो काम होता है, उसका एक काम करने का अंदाज होता है, जो कि टीवी पर और पिक्चर में तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब किसी को वही चीज बार-बार 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 10 साल तक करना पड़े, फिर वो अच्छी नहीं लगती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी इज़राइल में तो लड़ाई हो रही है। लड़ाई में हम सब देखते हैं कि भई चलो, इज़राइल की फौज ने एक रॉकेट दाग दिया। लेकिन उस रॉकेट को दागने के पहले वहाँ जो फौजी हैं, उनको, आम जो नागरिक है, जिनको कि रिजर्विस्ट बना लिया जाता है, उनको उस मिसाइल को धक्का देना पड़ता है, उसकी गाड़ियों को पहाड़ के ऊपर तक खींच के ले जाना पड़ता है। कीचड़ से उसका जो लॉन्चर है, उसको खींच के एक जगह पे पोज़ीशन करना पड़ता है। जहाँ पे मिसाइल का लॉन्चर लगा रहे हैं, जहाँ मिसाइल का रडार लगा रहे हैं, वो जगह अगर समतल नहीं है, बराबर नहीं है, तो आस-पास जो भी फौजी मिलता है, जो भी रिजर्विस्ट है, ये समझना पड़ेगा, रिजर्विस्ट तो 15 दिन पहले तक सिविलियन था ना, और सबको बोला जाता है, चलो फावड़ा उठाओ, गेंदा-बिल्ची उठाओ और खोदना शुरू कर दो, समतल करो। वो काम अगर ठीक से नहीं होता है तो फिर डांट पड़ती है। फौज में गाली गलौज देना बहुत ही कॉमन है, चाहे वो दुनिया की कोई भी फौज हो। कोई फौज दुनिया में ऐसी नहीं है जिसमें कि एक सुपीरियर जो है, जो सुपरवाइजर है, वो अपने मातहत को गाली ना देता हो। सभी, दुनिया की सभी फौज में होता है। तो एक अजीब सा माहौल फौज का होता है। तो फिर इससे दूसरी चीजें भी शुरू होती हैं जो कि सिविलियंस को समझ में नहीं आएगी। फौज में लड़ाई का माहौल आप छोड़ दीजिए, पीस में भी छुट्टी नहीं देते हैं। छुट्टी मांग ली तो पहली चीज होती है कि छुट्टी नहीं देनी है। दूसरी चीज है कि फौज में लड़ाई के टाइम में, अभी भी मैं इजराइल के फौजियों की बात कर रहा हूँ, आप घर से दूर हैं या पास में हैं, आपको छोड़ा नहीं जाता। आपके हाथ में मोबाइल है तो पनिशमेंट मिल जाती है। कोई इस वक्त रात के 9 बजे एक कोने में बैठकर अपनी माता-पिता से मोबाइल में बात कर रहा है, नहीं कर सकता है। इज़राइल की फौज में भी ऐसा है, हमारी फौज में भी। ये अंदरूनी फौज का माहौल समझाना बहुत मुश्किल है। हम में से जो लोग हॉस्टल में रह चुके हैं, हमें याद होगा कि वार्डन कैसा व्यवहार करते थे। वो जो हॉस्टल में वार्डन जिस तरह से व्यवहार करते थे, फौज में वो व्यवहार 30 साल के फौजी के साथ किया जाता है, 40 साल के फौजी के साथ किया जाता है, 50 साल की फौजी के साथ किया जाता है। तो ये आम सिविलियंस को एक 50 साल के फौजी को आप जब बोलते हैं ना कि रात के 10 बजे सो जाओ, कोई भी मोबाइल में बात नहीं करेगा, एक सिविलियन समझ नहीं सकता कि ये क्या चक्कर है यार। अच्छा, इज़राइल की फ़ौज की बात है, रिज़र्विस्ट वहाँ बहुत तादाद में हैं, बड़ी। मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ कि इज़राइल की फ़ौज का एक नियम है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और उसकी तुलना में फ़ौज बड़ी है। वो क्या करते हैं कि उनकी आर्मी में महज़ 10% लोग रेगुलर हैं। बाकी 90% जो हैं उनको बुलाया जाता है एज़ रिज़र्विस्ट। तो क्या होता है, एक यूनिट है समझिए, उसमें 500 जवान होने चाहिए, आर्टिलरी यूनिट है, तोपखाना, होते उसमें सिर्फ 50 हैं। सिर्फ जब लड़ाई लगती है, उनके यहाँ एक तरीका है कि रेडियो में, टीवी में मोबिलाइजेशन ऑर्डर आ जाते हैं, सबके एसएमएस में। तो चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे कहीं किसी होटल में बावर्ची हो, वो तुरंत रिपोर्ट करता है। इनको रिजर्विस्ट बोला जाता है। तो बाकी जो 500 में से 50 तो रेगुलर हैं, बाकी 450 ये रिजर्विस्ट होते हैं। तो होता है, माहौल वहाँ ऐसा है कि वो 2 घंटे पहले तक तो खाना बना रहा था और अब 4 घंटे बाद उसको लगा दिया गया है कि तोप के बैरल में चढ़ो। रिजर्विस्ट